ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। तो चलिए फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके। जैसा कि आप जानते हैं कि दी प्लेटफॉर्म का जो रेलवे का ग्रुप डी वॉल्यूम 4 आया है, उसका जीके प्लस जीएस का सेट नंबर 10 करने वाले हैं। अगर आपने सेट 9 तक अभी तक नहीं देखा है तो जीके प्लस जीएस के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ ग्रुप डी प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 4 के नाम से आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को थोड़ा सा लाइक कीजिएगा, कंजूसी करते हैं। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो आप सभी के लिए लेके आता रहूँगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है कि यदि अवतल दर्पण से वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v दोनों ही -20 सेंटीमीटर हो तथा वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार दोनों 4 सेंटीमीटर हो तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या r ज्ञात कीजिए। r हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि u का भी मान -20 है और v का भी मान क्या है, -20 है, दोनों का मान। फॉर्मूला क्या होता है जी? फॉर्मूला अवतल दर्पण में होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ से f का मान निकाल लेंगे 1/-20 प्लस 1/-20। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? 20। -20 और सॉरी ये क्या हो जाएगा, प्लस से ये क्या हो जाएगा, ये एक माइनस हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ये माइनस हो गया, तो जब माइनस हो गया तो अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, एक मिनट रुक जाइए, क्योंकि ये दोनों माइनस है, 1/20 माइनस 1/20 है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/20 प्लस 1/20। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 20 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 1 + 1 यानी कि 2/20, तो 2 से कट जाएगा 10 बार में, तो 10, यानी कि f का मान क्या आ जाएगा, -10। f का मान क्या आ गया यहाँ, -10। तो हमसे क्या पूछ रहा वक्रता त्रिज्या? r बराबर क्या होता है जी? r बराबर होता है 2f। r बराबर होता है 2f, तो 2 गुना -10 यानी कि -20 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विरामावस्था से गिरती किसी पिंड द्वारा प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय सेकंड में चली गई दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विरामावस्था से गिरे यानी कि प्रारंभिक वेग यहाँ पे क्या है, 0 है। प्रारंभिक वेग क्या है, 0 है और 3 अनुपात में गिरे। तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं, n1 2 3। इसका एक फॉर्मूला होता है Sn बराबर u प्लस हाफ 2n माइनस का 1, ये फॉर्मूला होता है। अब u 0 है, अगर प्रथम सेकेंड में अगर हम कह दें कि प्रथम सेकेंड में दूरी क्या हो जाएगी, तो u तो 0 है तो ये 0 हो जाएगा, a/2 क्या हो जाएगा, a/2, 2 गुना 1 सेकेंड में तो 1 - 1 यानी 2 गुना 1 1, यानी इसका क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। दूसरे सेकेंड में तय की दूरी क्या हो जाएगी, s2। u 0 है तो उसको हटा दीजिए, 0 है, a/2 सेकेंड, दूसरा में 2 सेकेंड लग रहा है, द्वितीय सेकेंड में यानी कि 2 गुना 2 माइनस का 1, 2 दूनी 4 - 1 यानी कि ये हो जाएगा 3a/2। तीसरा सेकेंड में क्या हो जाएगा, u 0 है तो ये हो जाएगा a/2, 2 गुना 3 माइनस का 1, 2 3 6 में से गया 5a/2। अब S1 S2 S3 का मान निकालेंगे, है तो दोनों तीनों को बराबर करेंगे तो नीचे 2 है नीचे 2 है नीचे 2 कट गए, ए ऊपर है कट जाएगा, यानी कि 1:3:5 क्या आ जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है कि यदि किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है तो इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति, 1/आवृत्ति यानी कि आवर्तकाल t बराबर क्या होता है, 1/n होता है, यानी कि 1/100
यानी कह सकते हैं 0.01 सेकेंड इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी पदार्थ के 8 ग्राम द्रव्यमान का ताप 10 डिग्री सेल्सियस पर बढ़ाने के लिए यदि 15 जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है तो पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या हो जाएगी। यहाँ पे एम द्रव्यमान क्या दिया है, एम 8 ग्राम दिया हुआ है। ताप यानी चेंज इन टेम्परेचर कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ऊष्मा जो है क्यू कितना दिया है, 15 जूल, क्यू दिया है 15 जूल। तो क्यू बराबर क्या होता है, सी एम डेल थीटा। तो यहाँ से सी का वैल्यू अगर हम निकाल दें तो क्यू बटा एम डेल थीटा हो जाएगा। यानी कह सकते हैं क्यू कितना है 15, एम कितना है 8 ग्राम, टेम्परेचर कितना है 10, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 बटा में 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 3 बटा 16 यानी कि ये कट जाएगा 16 एकम, पहले तो दशमलव दिया आएगा, 16 एकम 16, फिर 14 आएगा, 16 8 8 बार में जाएगा, यानी कि 0.1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक तार से प्रवाहित धारा I और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E है तो t सेकेंड में बहने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर होता है प्लस NE होता है, और I बराबर क्या होता है, Q बटा T। अगर Q बराबर N/E है तो ये क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा NE बट्टा T। तो N बराबर क्या हो जाएगा, N बराबर हो जाएगा IT बट्टा में E। क्या हो जाएगा, IT बट्टा में E। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित से गलत कथन को चुने। गलत कथन को चुनना है। गलत कथन है गुरुत्वीय त्वरण जी पिंड के रूप में आकृतिक द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण ध्रुव पर अधिकतम होता है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है। यदि लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होता है। यही गलत हो जाएगा, क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, जब लिफ्ट कभी भी किसी भी त्वरण से ऊपर की ओर जा रही हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से क्या होता है, अधिक होता है। यहाँ कम कह रहा है तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका गलत आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बर्फ पोषित नदी है। बर्फ पोषित नदी कौन सा है, तो यमुना नदी जो है ये बर्फ पोषित नदी है। तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध महाकाव्य कीरा तार्जुनियम लिखी है। तो ये किसने लिखा है, तो ये भारवी ने प्रसिद्ध महाकाव्य कीरा तार्जुनियम लिखी है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और स्टैचू ऑफ वननेस किस राज्य की आगामी परियोजना है, तो ये आपका मध्य प्रदेश की आगामी परियोजना है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी साधारण लोलक के गोलक का वेग उसके मध्य बिंदु पर क्या होगा यदि वह ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तक ऊपर उठ सकता है। स्मॉल जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड लेना है। देखिए क्या होता है, किसी भी सरल गोलक का वेग उसके मध्य बिंदु पर कितना होगा। ठीक है, ऊंचाई हमसे पूछ रहा है। एच यहाँ पे कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर, और इसे मीटर में कन्वर्ट कर दें तो कितना हो जाएगा, 0.1 मीटर। भी बराबर क्या होता है, √2GH, यानी कि √2 गुना स्मॉल जी का मान कितना दिया है, 9.8, और ये आपका एच का मान कितना हो गया, 0.1। ठीक है, अब इसको गुना करके जब आप निकालिएगा तो 1.4 मीटर पर सेकंड के आसपास आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का ऐसे मात्रा क्या होता है। कभी कभी कैपिटल जी का भी मान पूछता है। कैपिटल जी जो है ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। इसका मान जो होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। यही पूछ रहा है कि ये क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये कैपिटल जी का खोज न्यूटन ने किया था जब इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने ज्ञात किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि
वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है क्या कहलाता है? वैसा बल जो केंद्र या मध्य बिंदु की ओर लगता है अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। वैसा बल जो केंद्र या मध्य के बिंदु, ये क्या होता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन अनावृत बीजी नहीं है? अनावर्त की बात कीजिए, यानी कि लिली और बांस जो होता है ये अनावृत बीजी नहीं होता है। अनावृत बीजी का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म, ऐसे पौधे को कहते हैं जिनके बीच में आवरण या कवच नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एड्स का विषाणु शरीर में डैश को नष्ट करता है। तो एड्स का जो विषाणु होता है शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र को क्या कर देता है? यही नष्ट करता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और एड्स की जांच के लिए एलिसा परीक्षण होता है, ये भी पूछा गया है। कभी कभी पूछ लेता है, इसे ही HIV बोला जाता है। HIV का फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ लेता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के कारण जो होता है HIV होता है। तो ये ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मूल रूट सब्जी नहीं है? बोला कि सब्जी नहीं है, गाजर, शलगम, टमाटर, मूली। तो टमाटर जो होता है ये सब्जी नहीं होता, बाकी इन सभी का हम लोग सब्जी बना के खा सकते हैं, ये सब्जी होता है। तो टमाटर ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया? तो अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने अवध रियासत पर क्या कर लिया? अवध रियासत पर कब्जा कर लिया। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध राज्य को कुशासन के आधार पर विलय कर लिया था। और इनमें से कौन सा भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है? तो भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन सा है? तो कलिंग स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम, चिन्नास्वामी स्टेडियम, सॉल्ट लेक स्टेडियम। तो सॉल्ट लेक जो स्टेडियम है जो कलकत्ता में है, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा स्टेडियम है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। और एशिया का पहला शहतूत जीवाश्म हाल ही में किस भारतीय राज्य में खोजा गया था? तो ये राजस्थान में खोजा गया है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तब तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री अर्चिन किस संघ का उदाहरण है? तो समुद्री अर्चिन जो है इकाइनोडर्मेटा संघ का उदाहरण क्या है? समुद्री चीन है, समुद्री अर्चिन है। इसका इकाइनोडर्मेटा संघ के जीव का विशेषता अगर जाना जाए तो इसका देह गुहा वास्तविक एंटीरोसेलिक सीलम द्वारा बना होता है। और इस संघ के जंतुओं का शरीर जो होता है गोल, नालवत और त्रिस्तरीय खंडविहीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? तो वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है वो विटामिन ई जो होता है ये वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन B6, B7 और विटामिन सी जो होता है ये जल में घुलनशील होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कि जीवित यांत्रिक उत्तम होता है। जीवित यांत्रिक उत्तम क्या होता है? कोलेनकाइमा जो होता है ये जीवित यांत्रिक उत्तक होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और घुटने की टोपी को कहा जाता है, घुटने की टोपी को पैटेला कहा जाता है। घुटने की जो टोपी होता है उसे पैटेला कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बाहों के कंधे पर जोड़ने वाले भाग को अंश मेखला यानी कि पेस्टोरल गर्डल कहा जाता है तथा टांगों को कुल्हे पर जोड़ने वाले भाग को श्रेणी मेखला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि मानव के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? तो मानव के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले तंत्र को एंडोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंडोस्कोप कहा जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी यानी कि एंडोक्राइन ग्रंथि युग्म जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती है? नहीं पाई जाती है बोला है। तो पीयूष यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि जो होता है ये आपका नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि चेकमेट शब्द इनमें से किस खेल से संबंधित है? तो चेकमेट
सब जो होता है, आप शतरंज खेलिएगा तो चेक जो किया जाता है, ये आपका शतरंज खेल से खिलाड़ी अपने सामने वाले प्रतिद्वंदी को अंतिम रूप से मात देने के लिए क्या कहता है, चेकमेट शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डैश एक शास्त्रीय नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। तो कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है जो वाक भंगिमा और शुद्ध नृत्य का संयोजन है। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसका जन्म जो है आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी गांव में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुचेलापुरी गांव में हुआ था, इसलिए इसका नाम कुचिपुड़ी रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कब कितनी बार लागू किया गया है? तो भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक जो है 3 बार लागू किया। कितना बार? 3 बार लागू किया गया है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बार आपातकाल की घोषणा जो हुआ था 26 अक्टूबर 1962 में हुआ था। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 में हुआ था। और तीसरी बार 25 जून 1975 में हुआ था। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है। और प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं कि रासायनिक रूप से जंग क्या है? रासायनिक रूप से देखा जाए तो जंग क्या है? तो रासायनिक रूप से जंग जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होता है। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जंग का जो लकना होता है ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। और लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक यानी जस्ता का लेप चढ़ाया जाता है जिसे गैल्वेनाइजेशन या गैल्वेनीकरण कहा जाता है। और लोहा, निकेल और क्रोमियम को मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं उन्हें डैश कहा जाता है। एक से अधिक जो द्विबंध होगा उसे क्या कहा जाता है? उसे एल्कीन कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक होता है एल्केन, एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन। ठीक है, एल्कीन की बात की जाए तो एल्कीन जो होता है CnH2n द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो निम्न में से कौन सी गैस बनती है? जब जस्ता में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणुओं को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? इसे आइसोबार के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन डी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक तत्व ए विखंडन के उपरांत तत्व सी 2 चरणों में निर्मित करता है। ए B+2He4 BC+2 इलेक्ट्रॉन बाहर होता है, तब क्या होगा? इस स्थिति में ए और सी क्या होगा? तो इस स्थिति में है ए और सी जो होगा ये क्या हो जाएगा? समस्थानिक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और किसी भी परमाणु का अल्फा कण 6 होने से परमाणु संख्या 2 तथा परमाणु भार में 4 की कमी हो जाती है। और अल्फा कण 6 हीलियम परमाणु का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। और इस इक्वेशन में यही हो रहा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस 5 आवर्त सारणी में स्थित है? तो कौन सा है? तो जेनॉन जो है ये आपका अक्रिय गैस 5 आवर्त सारणी में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अक्रिय गैस 18वें वर्ग का तत्व होता है। और वायुमंडल में सर्वाधिक अक्रिय गैस आर्गन जो है ये पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि BCCI ने वर्ष 2022 और 23 के IPL संस्करणों हेतु किसे टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? तो टाटा को किया है। तो ऑप्शन बी जो है अभी IPL हुआ था ड्रीम 11 टाटा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नॉर्वे की संसद को क्या कहा जाता है? तो नॉर्वे की संसद को स्टॉर्टिंग कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया को पार्लियामेंट कहा जाता है। जर्मनी को बुंडस्टैग कहा जाता है यानी कि जर्मनी के संसद को। चीन को नेशनल पीपल कांग्रेस, नेपाल को राष्ट्रीय पंचायत, मालदीव और ईरान को मजलिस, इजराइल को नेसेट, जापान को डायट, स्वीडन को रिक्सडॉग। इस तरीके से नाम है। चलिए
ओएनजीसी की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका अलका मित्तल को किया गया है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? इन सभी में दुर्बल अम्ल कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है। HCl, CH3, COOH, HNO3, H2SO4। दुर्बल अम्ल ऐसे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं और फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो दुर्बल अम्ल होते हैं। तो हम कह सकते हैं CH3COOH जो है ये सबसे दुर्बल अम्ल हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 बिलियन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ मोल लीटर है। तो बिलियन का pH मान ज्ञात कीजिए। pH मान हमको निकालना है। देखिए pH मान निकालना है OH का। किसका निकालना है? pH मान निकालना OH आयन का। कितना दिया है? 1 × 10⁹ मोल पर मीटर। अगर हम log लगा दें तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का log 10 OH आयन लगाएं तो ये हो जाएगा माइनस log 1 × 10⁻⁹। अब ये -9 इधर आएगा तो -9 और 9 ये क्या हो जाएगा? 9 log 10⁻10 और जिसका बेस और ये समान होता है उसका वैल्यू कितना हो जाता है? 1 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है बिलियन का pH मोल लीटर, बिलियन का pH मान गया था। अब देखिए P हाइड्रोजन प्लस POH आयन का जो मान है वो आपका 14 है। अगर ये 14 होगा तो pH प्लस का मान कितना हो जाएगा? pH प्लस का मान हो जाएगा 14 में से ये इसका pH OH आयन का मान कितना है? 9। 14 में से 9 जाएगा यानी कि 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक शैक्षिक संस्थान आमतौर पर अपने डोमेन नाम निम्नलिखित में से रखता है। डोमेन नाम क्या रखता है? शैक्षिक संस्थान .edu रखा जाता है एजुकेशन से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। केवल मॉडेम का उपयोग किया जाता है। केवल मॉडेम का उपयोग टीवी तकनीकी में किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और भारत ने स्वदेशी एडवांस एयर डिफेंस सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल अग्नि 4 का कहाँ से सफल परीक्षण किया है? तो ये अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता रघुनंदन गोखले किस खेल से संबंधित थे? तो ये आपका शतरंज से संबंधित है। तो ऑप्शन ए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान 85वां है। तो ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है ये आपको 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हाल ही में केंद्र सरकार ने माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर करने का फैसला किया है। यह निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये अंडमान और निकोबार में स्थित है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।